किस तरीके से देखते हैं आप एआई को कंटेंट की दुनिया में? एआई मॉडल ट्रेन हुए हैं, उन्होंने किसी भी राइटर को पैसा पे नहीं किया है उस ट्रेनिंग के बदले जिन पे उनकी टेक्नोलॉजी ट्रेन हुई है। तो इस पूरी चीज़ की शुरुआत ही चोरी से होती है। क्या आज के दिन वो आसान है लिख पाना या लोगों तक पहुंचा पाना अपने शब्दों के जरिए? आसान नहीं है, मुश्किल और ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि पहले आपके सामने एक बड़ी शक्ति, बड़ी सत्ता होती है जिससे आप लड़ते हैं। लेकिन इस समय की मुश्किल ये है, मुझे आसान जवाब अच्छे नहीं लगते क्योंकि आसान जवाब अक्सर सच नहीं होते। कविता क्या है? मुझे कविता लगता है इट्स सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, किस तरह से उनको आपस में जोड़ते हैं, एक के बाद एक दृश्य को किस तरह से बनाते हैं। वो चाहे प्रेम की एक कोई परिभाषा संभव नहीं है। प्रेम सिर्फ दुख सुख, वो जो रोमांचक अनुभव है वो भी नहीं है। प्रेम रहते हुए भी बहुत डार्क हो सकता है। आओ साथी झूठ कहें हम, अपना अपना झूठ कहें हम, आंखों ने जो कभी न देखा सारा सपना झूठ कहें हम। जो नंबर्स होते हैं 3 डिजिट 4 डिजिट सीआर, क्या इनकी बेसिस पे आज के दिन में सक्सेस और फेलियर डिफाइन होने लगा है? मुंबई बहुत दूर से कहती है कि फिर में बहुत बहुत ज्यादा तकलीफें आएंगी, आ सकते हो तो आओ, बाद में मत कहना कि अरे यार इतना मुश्किल क्यों है। तो वो ईमानदारी मुझे अच्छी लगती है इस शहर की। और इस शहर की भाषा जब आप बरतते हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, उसका इस्तेमाल क्या हो सकता है, आपको बहुत सोचना पड़ता है, उसको समझ के लिखना पड़ता है कि ये जब किसी हाथ में जाए तो मैं कितना अपनी तरफ से एक योगदान दे सकता हूँ कि गलत इस्तेमाल ना हो सके इसका। ईमानदार अगर बने रहें तो शायद आप किसी ऐसी जगह पहुंचेंगे आपको भी विश्वास नहीं होगा कि आप यहाँ कैसे पहुंचे। तो किसी और से ईमानदार रहने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप से ईमानदार रहना चाहिए। हाय हेलो नमस्ते, कविशाला में आप सभी का स्वागत है। हम प्रयास करते हैं कि अलग अलग कहानियां, अलग अलग जो विचार हैं लोगों के आप तक पहुंचा पाएं और उन विचारों के जरिए, उन कहानियों के जरिए अगर एक व्यक्ति की भी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आता है या कुछ करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हो सके इन कहानियों के जरिए, तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। आज इसी प्रयास में हमारे साथ है पुनीत शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। शुक्रिया। अलग अलग माध्यमों से हम आपकी कविताएं, आपका साहित्य पढ़ते रहते हैं। मैं आपकी यात्रा में जाने से पहले और जो आपका काम है उसमें जाने से पहले मैं बहुत संक्षिप्त में, अगर आज किसी को बताना हो कि पुनीत शर्मा कौन है, जो इंदौर से आते हैं, मुंबई आते हैं, इंदौर से मुंबई तक की यात्रा प्लस क्या क्या, अगर संक्षिप्त में बताना हो कि जो लोगों को में भी नहीं पता है कि पुनीत शर्मा कौन है, तो किस तरीके से आप बताएं? मैं अपने आप को एक ऐसे इंसान के तौर पे देखता हूँ जो हर दिन ये समझने की कोशिश करता है कि पिछले से क्या बेहतर किया जा सकता है। जो समाज में मेरी स्थिति है, मेरी पहचान है, मैं अपने आप को कितना और बेहतर जान सकता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और वहाँ से किस तरह बात कर सकता हूँ बाकी लोगों से। तो मैं अपने आप को एक कम्युनिकेटर की तरह देखता हूँ, इसके पास शायद बोलने से बेहतर लिखने का ज़रिया है, जो अपनी बात कह सकता है। तो मैं उस बात को कविता के ज़रिए, उस बात को फिल्मी गीतों में अगर मुझे जगह मिले वो कहने की, उसके ज़रिए अपनी बात करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कहता हूँ मैं एक इस पूरी जो समूह है हमारा बहुत बड़ा, उसके बीच में एक व्यक्ति हूँ जो चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है और उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या लग रहा है उसे इस समय के बारे में। इससे मैं आसान शब्दों में यही कह सकता हूँ कि मैं एक भीड़ के बीच में खड़ा व्यक्ति हूँ जो बहुत कुछ चीज़ों पे गौर भी कर रहा है और उन पर कुछ कमेंट्स भी कर रहा है, ताकि शायद समझा सके कि उसे क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है। आपने कमेंट्स की बात की, अलग अलग जो भी माध्यम है उनके जरिए कविताएं पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ मुद्दों पर हमेशा बात करते हैं जी। आपने बात की कि आप कमेंट्स के जरिए मतलब अपने लिखने के जरिए कुछ समाज की व्यथाएं या जो भी चीजें चल रही है उसको बताने की कोशिश करते हैं। क्या आज के दिन वो आसान है लिख पाना या लोगों तक पहुंचा पाना अपने शब्दों के जरिए? आसान तो नहीं है, आसान वैसे कभी भी नहीं था वैसे देखा जाए तो, लेकिन हाँ मुश्किल और मुश्किल किस तरह होता चला जाता है और किसके लिए मुश्किल है किसके लिए आसान है, वो उस परिभाषा बदलती चली जाती है। तो आसान नहीं है, लेकिन ये मुश्किल और ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि पहले आपके सामने एक बड़ी शक्ति, बड़ी सत्ता होती है जिससे आप लड़ते हैं। लेकिन इस समय की मुश्किल ये है कि जो आपके आसपास के आप जैसे लोग हैं वो भी जब आपसे इत्तेफाक, इस बात से नहीं कि आपके विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते, आपके बोलने से ही इत्तेफाक नहीं रखते। जब वो कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए इस पर नहीं, पर ये कि नहीं बोल सकते आप, तब मुश्किल होती है। लेकिन शायद सबसे सही समय भी यही है, ये वो समय है जब वो सारी शोर छट जाते हैं जो सुविधाजनक तरीके से बातें कर रहे थे। हम आप साहित्य में भी देखें, बहुत जगहों पर देखें जहाँ पे कला के बहुत क्षेत्र हैं, वहाँ से वो लोग जो एक
दशक पहले सत्ता के विरुद्ध लिख रहे थे, सत्ता के विरुद्ध बातें कर रहे थे, उन्होंने अपना कैसे स्टांस बदला, किस तरह से उन्होंने अपनी जगहें बदली, इस चीज़ को देखते हुए कि कितना मुश्किल कितना आसान हो चुका है ये कहना। तो मैं कहता हूँ ये एक बेहतर वक्त है समाज के लिए देखने का कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन कितनी ईमानदारी से कहाँ खड़ा हुआ है। कि अगर मैं मनुष्य हूँ और पानी 25 फुट ऊपर आ जाए तो मुझे 25 फुट ऊपर जाना पड़ेगा कि मैं हवा में ही सांस ले सकता हूँ। लेकिन अगर कोई इस बात से बदल जाता है तो वो एक हम बोलते हैं उभयचर जीव, दोनों ही परिस्थितियों में रह सकता है। तो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये हमेशा से कशेरुकी जीव क्या था ये। तो मुझे अच्छा लगता है अच्छा समय है जब हमें चीज़ें और साफ दिखाई दे रही है कि हमारा समाज क्या है, दरअसल उस समाज के बीच रहने वाले लोग कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं जिनको हमेशा हम आदर्श मानते आए या समाज की आवाज़ मानते आए। तो उस लिहाज से मानता हूँ मुश्किल समय है वो कहने के लिए जो आप चाहते हैं कहना, लेकिन अच्छा समय है ये देखने के लिए कि सच्चाई क्या है। अच्छा, एक चीज़ है कि हम जैसे राजनीतिक दलों में देखते हैं कि विचारधाराएं अचानक से चेंज होती हैं, लेकिन हम सेम तरीके से हम एक विंग की बात नहीं करें, एक विचारधारा की बात नहीं करें, वो दोनों तरफ है। या जितने भी वर्टिकल्स हैं सब तरफ दिखाई देता है कि चेंज हो जाते हैं। जब लेखक को आप चेंज होते हुए देखते हैं कि आज तक वो आवाज उठा रहा था, अचानक आवाज उठाना बंद कर देता है, या कुछ है जो चुप थे वो आवाज उठाना शुरू कर देते हैं, ये परिवर्तन मतलब आपने किस तरीके से देखा, क्यों आते हैं, क्या होता है उनकी राइटिंग में अचानक से? देखिए भाई, राजनीतिक दल कोई अलग टापू नहीं है, अलग प्रजाति के लोग नहीं है, वो भी उतने ही मनुष्य हैं जितना एक कवि हो सकता है, जितना एक लेखक हो सकता है, जितना एक व्यापारी हो सकता है। मेरा मानना ये है कि मैं इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ कि मेरी अभी किसी से बात हो रही थी इस बारे में कि हम दरअसल अक्सर बातें करते हैं कि राजनीतिक दलों की अपनी कल्चरल विंग्स होती हैं जो उस राजनीतिक दल की या विचारधारा की बातें लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। लेकिन मैं मानता हूँ अगर हम बड़े स्तर पर देखें और मैक्रो जाके देखें तो असल में कल्चरल मूवमेंट्स की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्जर कल्चरल चेंज। आप देखेंगे कि एक राजनीतिक विचारधारा अगर सत्ता में हारती है, लेकिन उसकी कल्चरल विचारधारा को हारने में और कई दशक लगते हैं। जैसे आज जो राजनीतिक विचारधारा अपने पूरे उफान पर है, अगर वो हार भी जाए, उसकी कल्चरल विचारधारा को आपको हराने में बहुत समय लगेगा। जिससे आप अब लेफ्ट राइट दोनों का देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि 70 या 80 के दशक तक जो लिबरल या प्रोग्रेसिव विचारधारा की राजनीति थी, धीरे धीरे पीछे जाती चली गई। किसी तरफ राजनीतिक पावर बने हुए थे किसी तरह से जोड़ तोड़ से, लेकिन उसकी कल्चरल विचारधारा को मारने के लिए बहुत लंबा वक्त लगा और अभी लग रहा है और लगेगा। और वही दूसरे दल के साथ में भी होगा, वो दूसरी कल्चरल मूवमेंट के साथ में भी होगा, चाहे वो रिलीजियस मूवमेंट हो, चाहे वो आप उसको कल्चरल मूवमेंट की तरह देखें, चाहे उसको आप आर्ट मूवमेंट की तरह देखें, चाहे उसको पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह देखें। तो वो एक सतत संघर्ष है जो प्रजातियों में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है और विचारधाराओं में भी होता है। तो आपको बेहतर समझ में आता है कि अच्छा ठीक है कि जो व्यक्ति 1-1.5 दशक पहले प्रगतिशील समूह के बीच में थे, जो पावर सेंटर वो था, वहाँ पे आपको इंसेंटिव मिलता था वैसी बातें कहने के लिए, वैसी बातें लिखने के लिए। अब चूंकि वहाँ से इंसेंटिव मिलना बंद हो चुका है बिकॉज उनके पास रिसोर्सेस नहीं है और वो उन पावर सेंटर से मूव करके दूसरे पावर सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको समझ में आता है कि उनकी विचारधारा पावर सेंटर है, न कि लेफ्ट सेंटर या राइट। मैं उन लोगों की ज़्यादा इज्जत करता हूँ जो पहले भी अपनी विचारधारा को लेके बहुत साफ थे, चाहे समय उनके हिसाब का नहीं था, और आज भी साफ हैं कि समय उनके साथ है या नहीं है। पर ये जो बदलने वाला क्रम है, वो बदलने का क्रम कभी मानता हूँ कोई बदल सकता है, किसी के विचार बदल सकते हैं, उनमें एक रैशनल रीजनिंग से बदलाव आ सकता है, पर वो दिख जाता है। फिर आपको उस कलाकार से रैशनल जवाब की उम्मीद होती है कि आपने क्यों अपने विचार बदले। फिर आप उनसे वैसे ही सवाल करना चाहते हैं, फिर जब आपको जवाब नहीं मिलता आप समझ जाते हैं कि वो एक रैशनल से ज़्यादा सुविधा की राजनीति है। तो यही मेरा इस तरह। अच्छा, एक चीज़ है, मैं वही सोच रहा था अभी, अब इतना घूरता है तो सोचते हैं ये कहाँ से आता है कीड़ा, मतलब आया कैसे, शुरुआत कैसे हुई? जैसे मैं बताता हूँ कि जो मतलब मुझे कविशाला का या फिर मैं कुछ करना चाहता था,
साहित्य में या कविताओं में रुझान इसलिए आया, मैंने अपने बाबा की डेथ हो गई तो उनकी बक्से में बहुत सारी कविताएं देखी। वाजपेयी जी के साथ एक टाइम पे कविताएं करते थे जब कानपुर में थे उस समय पे। तो जब उन्होंने कभी जीवन में अपने जिक्र नहीं किया कि मैं कविताएं भी लिखता था या पढ़ता था, बट उनका जो साहित्य मुझे लगा कि लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया और वो चले गए। मुझे लगा ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो माध्यमों की कमी की वजह से साहित्य उनका आगे नहीं पहुंच पाता है, लेकिन उनके अंदर कीड़ा था, लिखते थे वो। तो मैं आपसे दो चीजें समझना चाहता हूँ। एक तो जो साहित्य कैसे कैसे आपके अंदर कैसे कीड़ा है साहित्य को लिखने का या कविताओं को लिखने का, किसी भी तरीके के साहित्य लिखने को। दूसरा, इतने अनुभव के बाद अगर आपको कविता को डिफाइन करना हो, क्या होती है कविता, कैसे, क्या पोइट्री क्या है आपके लिए, वो कैसे? पहले सवाल का जवाब मैं देखूँ कि साहित्य कैसे जीवन में आया और साहित्य क्यों मैंने चुना, तो मैं कहूँगा ये मेरे जीवन में तो टोटल एक्सीडेंट की तरह आया। मुझे नहीं लगता कि मेरा जो परिवेश था या मेरा जो परिवार था या जो मेरा आसपास का समाज था उसका किसी तरह से भी साहित्य से, जिस साहित्य की हम बात कर रहे हैं, जिस साहित्य की दुनिया में की अभी हम बात कर रहे हैं, उससे कोई भी लेना देना था। मैं जिस घर से आता हूँ बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव फैमिली थी। वही करियर ऑप्शन भी आप सोच सकते हैं जो वहाँ पर होते हैं, और डॉक्टर, इंजीनियर, हाँ, या फिर आपका दिमाग ही इतना खुला नहीं होता, आपको नहीं पता कि इन चीज़ों को भी एक करियर की तरह देखा जा सकता है। करियर तो छोड़ दीजिए, इवन रुचि की तरह देखा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ जो मुझ में थी, उत्सुकता चीज़ों को समझने की, सवालों को शायद सही जवाब की, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो तो वो क्यों। वो विज्ञान में भी थी वो बहुत ज़्यादा, अब आज भी है विज्ञान को लेकर। तो उत्सुकता शायद धीरे धीरे टकराते कहीं सरफेसेस से मुझे यहाँ तक ले आई, जहाँ तक मुझे लगा कि हाँ, यहाँ मुझे कुछ ऐसा महसूस होती है जगह जहाँ मैं अपने प्रयोग कर सकता हूँ, भाषा के प्रयोग कर सकता हूँ। यहाँ वो लेबोरेटरी मौजूद है जिसके थ्रू मैं रसायनों को मिला जुला के अपनी एक्सप्रेशन दे सकता हूँ। तो साहित्य इस तरह से मेरे जीवन में आया, और वही उत्सुकता अभी तक शायद जो मेरा एक्सप्रेशन है उसको जिंदा रखा है उसने। और चीज़ों को समझने का जो आपने जो कहा कि मैं क्यों सोचता हूँ ऐसा, उसके बड़े सेल्फिश रीजंस है, बड़े मतलब कि मुझे समझना है, वरना आपको चैन नहीं आता, किसी को समझ नहीं आता कि इसका जवाब क्या है, ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है। मुझे आसान जवाब अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आसान जवाब अक्सर सच नहीं होते, वो सतही जवाब होते हैं, और वो मन बहलाने के लिए बहुत अच्छे जवाब होते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये स्पेक्ट्रम के लेफ्ट है, स्पेक्ट्रम के राइट है। बट स्पेक्ट्रम का भी एक अपना स्पेक्ट्रम होता है, तो उसको जितना आप समझते चले जाते हैं, क्योंकि विज्ञान मेरा बहुत प्रिय क्षेत्र है। विज्ञान में जितना आप जाते हैं उतना जटिलताओं को समझते हैं, और समझते हैं जटिलताएं कितनी खूबसूरत होती हैं, कितनी सुंदर होती हैं। मानव शरीर को जब देखते हैं, आप उसकी गहराई में जाते हैं, जब आप एटम्स को देखते हैं, उसके भीतर देखते हैं, आप ब्रह्मांड को देखते हैं, उसकी विशालता देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि सरलता एक मेटाफर हो सकता है किसी को समझाने के लिए, किसी बच्चे को समझाने के लिए, या अपने आप को कभी समझाने के लिए, लेकिन वो सत्य नहीं है। तो इसलिए गूढ़ता के अलावा कोई उपाय नहीं है। जो मेरे प्रिय कवि रहे हैं वो भी गूढ़ता को जिस तरह से उन्होंने अपनी कविताओं में खोजा है, जैसे मेरे प्रिय कवि मुक्तिबोध हैं, उन्हें जानने से लेकर समझने तक की यात्रा 5-7 साल की थी। जब मैं पहली बार उनका नाम मैंने कहीं पढ़ा, एक्चुअली मैं परसाई जी का बहुत बड़ा फ़ैन, शब्द मैं ऐसे यूज़ नहीं करता, बट मैं फ़ैन कह सकता हूँ कहा जाए तो, कि उन्होंने बहुत कुछ खोला मेरे लिए, बहुत कुछ समझाया समाज के बारे में। तो उनकी, और वो परसाई जी इस तरह के व्यक्ति हैं, वो अगर किसी का अनादर करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। अगर कोई उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है तो कितना बड़ा व्यक्ति हो उसको वो ज़मीन पर आके पटक देते हैं। लेकिन उनकी नॉन फिक्शन राइटिंग में एक व्यक्ति का नाम बार बार आता था और बहुत सम्मान से आता था हर बार, वो गजानन मौधव मुक्तिबोध थे। उनको ढूंढा और किसी तरह से समझा, और ये समझा कि गूढ़ता और जटिलता कितना बड़ा सत्य है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे मुक्तिबोध पसंद हैं, तो वो कवि भी पसंद है जो बहुत सरलता से, बहुत अपनी बात से, अभी हमारे बीच से बशीर बद्र साहब गए हैं, उन्होंने जिस भाषा में शायरी की वो भी सुंदर है, वो भी खूबसूरत है। तो अब हर बात कहने के 1000 तरीके, मुझे हज़ारों पसंद है। तो साहित्य तो इसलिए। आपका दूसरा सवाल में वापस पूछे तो अगर ये अच्छा अनुभव हो गया आपका साहित्य को लेकर, कविताओं को लेकर, अलग अलग परिभाषाएं होती हैं लोगों की, कविता मतलब शब्द को समझना बड़ा कठिन है। एक पूरी किताब है कविता क्या है, तो अगर आपको आपके अनुभव के हिसाब से बताना हो, हाँ, कविता क्या है, इस पर
थीसिस मौजूद हैं, बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं। मैं अपना जो निजी नज़रिया है कविता को देखने का, मुझे कविता और सिनेमा बहुत करीबी दो क्राफ्ट लगते हैं। मुझे कविता लगता है इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। आप किस तरह से उनको आपस में जोड़ते हैं, एक के बाद एक दृश्य को किस तरह से बनाते हैं, वो चाहे सच में दिखने वाला दृश्य हो या फिर वो मानसिक दृश्य हो, बट वो एक एडिटिंग है। आप बहुत सारा सोचते हैं, उसमें से एडिट करते हैं, और उसको एक खास क्रम में जब रखते हैं तो एक भाव उत्पन्न होता है, एक जो स्पीड आप उसको देते हैं। जैसे जब आप कहते हैं सिनेमा को जैसे पोइट्री इन मोशन, पोइट्री नथिंग, पोइट्री मोशन मीन्स पोइट्री। एक बहुत अच्छी किताब है तारतुस्की की, स्कल्पटिंग इन टाइम। तो वैसी कविता यही है, आप समय को इस तरह से ढालते हैं कि वो एक समय के बाद आपको काव्यात्मक मतलब लगता है। लेकिन मैं सच में कहूँ, मुझे जो ये गद्य और पद्य का जो बीच का अंतर है वो बहुत बहुत बारीक अंतर है। कहाँ गद्य शुरू होता है, कहाँ पद्य शुरू होता है, ये सब क्राफ्ट पर डिपेंड करता है। कि अगर आप दीवार में खिड़की पढ़ते हैं तो वो आप नहीं तय कर सकते कि कहाँ कविता शुरू हो रही है और कहाँ गद्य शुरू हो रहा है। तो क्या पहले आया, क्या बाद में आया, क्या सहज है, क्या बनावटी है, ये सब निर्भर करता है उसे लिखा कैसे गया है। वरना मैं मानता हूँ कि दोनों ही क्राफ्ट बहुत ह्यूमन है। उसमें ज़रूरी नहीं कि छंद वाली कविता, छंद वाली कविता है तो अरे ये तो बड़ा बनाया हुआ छंद है। लेकिन छंद यानी संगीत यानी रिदम हमारे जीवन में मौजूद होती है। कहानी भी आपको बनावटी लग सकती है उसके क्राफ्ट के आधार पर। तो कविता मेरे लिए इट्स अ पोइट्री इन मोशन, जो सिनेमा जो है उसके बहुत करीब है। एक चीज़ और है, आपका अभी कुछ दिन पहले हम नरेश सिन्हा साहब से बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी बहुत, उनका भी विज्ञान में चूंकि उनका बैकग्राउंड बिल्कुल विज्ञान और कविताओं को बड़े अच्छे से समझाते हैं दोनों हाँ। को। आपसे मैं कह रहा हूँ संबंध, अगर विज्ञान और कविताओं का संबंध निकालना हो, क्योंकि आपने एक अंश की बात की, आपने विज्ञान में, मुझे लगता है धमाका भी उसी, जो आपका प्रोजेक्ट था धमाका, कुछ उपज है वो विज्ञान को कैसे और साहित्य को कैसे उस तरीके से कनेक्ट करे। विज्ञान की काव्यात्मकता, एक कविता का विज्ञान आप देखें तो सब सारे ही विषय बहुत जुड़े हुए हैं आपस में। तो अगर कवि के तौर पे मैं विज्ञान की बात करूं तो वो मुझे बहुत अंतर दिखता नहीं है। मैं विज्ञान में आप किसी को समझने के लिए कई सारे उदाहरणों का उपयोग करते हैं, समझाने के लिए, समझने के लिए। कविता में भी आप वही करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्यूडो साइंस कहते हैं इसको, राइट। वैसे स्यूडो पोइट्री भी हो सकती है, जो लगे कि कविता है, पर जब आप उसकी परत में उसको छीलने तक जाए तो समझ में आए कि कहाँ कविता खत्म हो रही है और कहाँ पर वो एक भ्रम शुरू होता है उसका। तो विज्ञान बहुत ज़रूरी है। विज्ञान उत्सुकता का शुरू होता है। जब कहते हैं जब लोग गुफाओं में रहते थे, जिन्होंने आग की खोज करी, वो उत्सुकता से ही आई। वो बहुत प्रिमिटिव लगता है कि अब तो हर जगह मौजूद है। अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम कैमरा है या मोबाइल है, ये हमें लगता है बहुत सहज है अब तो। ये तो हम उसको नहीं देखते कि अगर एक 70 के दशक का आदमी, 80 के दशक के आदमी लोग कहते हैं कि आपके हाथ में एक ऐसा यंत्र होगा जिससे आप दुनिया भर की आपको खबरें मिल सकेंगी, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकेंगे, उनको जादू से भी आगे की बात लगती। और हमारे लिए आज के किसी व्यक्ति के लिए वो सबसे आम बात हो चुकी है। आपको नहीं लगता आपके हाथ में सुपर कंप्यूटर है, तो उसको जानने के लिए उत्सुकता होनी ज़रूरी है कि आप किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उस चीज़ के साथ। जैसे भाषा जब आप बरतते हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, उसका इस्तेमाल क्या हो सकता है, आपको बहुत सोचना पड़ता है, उसको समझ के लिखना पड़ता है कि इस जो चीज़ में ये आविष्कार जो कर रहा हूँ मैं, ये जो मेरा इन्वेंशन है, जो पोइट्री है या कहानी है या सिनेमा है, ये जब किसी हाथ में जाए तो मैं कितना अपनी तरफ से एक योगदान दे सकता हूँ कि गलत इस्तेमाल ना हो सके इसका। तो विज्ञान और तकनीक और कविता और उस रचना का वही मैं संबंध पाता हूँ। अच्छा, मैं आपकी भाषा समझाते तो मैं राहुल देव जी से बात हुई अब जी, आपने मैं पूरी भाषा में कहीं भी मिक्स नहीं, मतलब मैंने जैसे मिक्स बोल दिया, मतलब वो आपका कोई मिश्रण नहीं हो रहा है दो अलग अलग अंग्रेजी और हिंदी। तो पर मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। मैं बिल्कुल ओके हूँ इस बात से कि मैं दो भाषाओं को मिला दूं, जो सहजता से आता है। जैसे मैं कविता भी लिखता हूँ तो कई बार, और मुझे उससे कोई समस्या नहीं, कई कवियों का एक लहजा होता है जो जीवन भर रखते हैं कि आप अगर पढ़ेंगे आपको समझ जाएंगे तो इस कविता लग रही है।
लेकिन मैंने अपनी कविता में मैंने छंद में भी लिखा है, मैंने मुक्त काव्य भी लिखा है, मैंने गीत भी लिखे हैं, मैंने बहुत ही ऐसी कविता भी लिखी जो आपको लगे कि यार ये तो बहुत स्तर इसका उतना ऊंचा नहीं है, या मैंने कुछ ऐसा भी लिखा है कि जो लगे क्या लिख दिया, इतना गूढ़ क्यों लिख दिया। तो मुझे प्रयोगों से दिक्कत नहीं है, जैसे आपने कहा कि आपकी भाषा मिल जा रही है, बहुत सही है अगर आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं उससे। तो जब विज्ञान की बात कर रहे थे तो अभी बहुत हॉट टॉपिक है, तो पूरी इंडिया की पूरी दुनिया में चल रहा है एआई चाहो तो लाया जा रहा है। कुछ इम्पैक्ट है लगता है आपको? मुझे लगता है कि आप विज्ञान को अच्छे से समझते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप एआई को कंटेंट की दुनिया में? जैसे फिल्मों को लिखे जाने की दुनिया में कंटेंट को बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं आसान कर दिया, कुछ लोग बताते हैं कि जॉब्स जा रही हैं। वो मुझे नहीं लगता है कि कंटेंट में, जैसे मैं इंजीनियरिंग टेक बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारे मेरे टेक दोस्तों की जो इंजीनियरिंग में थे उनकी जॉब चली गई। तो वो चारों तरफ एक पूरा सर्कल दिखता है कि सबका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ रहा है। आप किस तरीके से? मशीन्स कम से कम 1 सदी से मनुष्यों को रिप्लेस करती आ रही हैं, और समय के साथ उनकी एक्सपोनेंशियल स्पीड जो है रिप्लेसमेंट की बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जब पहला जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया उसके बाद रिप्लेसमेंट हुआ इतना बड़ा नहीं था। फिर कंप्यूटर आए, कंप्यूटर ने बहुत सारी चीज़ ली, कैमरे आए, कैमरे ने बहुत सारी जॉब्स ली। लेकिन जिस युग में हम जी रहे हैं वहाँ पे तकनीक और जो इन्फॉर्मेशन जो है, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, उसका जो मिक्सचर है, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट्स का एक गाइडलाइंस होनी चाहिए थी अपने ह्यूमन राइट्स को लेकर, वो जितनी ब्लर होती चली जा रही हैं, उतना एक्सपोनेंशियल स्पीड टेक्नोलॉजी का बढ़ता चला जा रहा है। उसका हस्तक्षेप कि आपके अधिकार अगर नहीं है तय, तो आसानी से आपको हटा सकते हैं। तो मैं एआई है तो अम्ब्रेला टर्म, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। जैसे अगर हम लेखन की दुनिया में देखें तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं, LLM जो है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत, तो पहली दिक्कत है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की, चोरी की। जितने भी एआई मॉडल ट्रेन हुए हैं उन्होंने किसी भी राइटर को पैसा पे नहीं किया है उस ट्रेनिंग के बदले जिन पर उनकी टेक्नोलॉजी ट्रेन हुई है। तो इस पूरी चीज़ की शुरुआत ही चोरी से होती है। आप देखेंगे एक बहुत फेमस केस था, मुझे व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिक कर दिए थे, डाउनलोड किए थे, और उसके लिए उसको 40 से 50 साल की सज़ा हुई थी, और उसके दौरान उसकी मौत भी हो गई। और वही देखते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं पूरे लीगल तरीके से ये काम कर रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो मॉरलिटी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। हम वहाँ की बात करें कि किससे क्या होगा क्या नहीं होगा, बस शुरुआत ही चोरी से होती है, शुरुआत ही एक्सप्लॉयटेशन से होती है। यानी उन्होंने अगर सारी हिंदी साहित्य को उपयोग किया होगा जितना इंटरनेट पे मौजूद है या उसके बाहर मौजूद है, उन्होंने किसी राइटर को रॉयल्टी पे नहीं की होगी उसके लिए। तो सबसे पहले बहस तो यहीं से शुरू होती है कि ये तकनीक खड़ी हुई है जिस फाउंडेशन पर, उस फाउंडेशन का जो पैसा चुकाना था वो कहाँ गया वो। तो तकनीक का सारा मामला वहीं से शुरू होता है। तो मैं एआई को पहले तो इस तरह देखता हूँ। दूसरी बात कि जो जॉब रिप्लेसमेंट का मामला है, तो जो LLM है या जितने भी ट्रेनिंग मॉडल्स हैं, अगर वो इमेज है तो डिफ्यूजन मॉडल्स हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो सारी चीज़ें ट्रेन होती हैं वो जितने भी मटेरियल पर ट्रेन होती हैं वो अच्छे से लेके बुरा कुछ भी हो सकता है। वो मुक्तिबोध की कविता से लेके किसी उपमनायक पोइट्री तक का ट्रेनिंग डेटा होगा, और इसलिए एआई का जो आउटपुट होता है वो एक मीडियन पर आता है। और मीडियन जब हम देखते हैं कि बहुत अच्छा साहित्य और बहुत बुरे साहित्य का अगर हम एक परसेंटेज निकालें तो मीडियन बहुत नीचे चला जाता है। तो एआई का आउटपुट एक ऐसा आउटपुट होगा जो कईयों से बेहतर होगा, लेकिन जो बेहतर की हमारी परिभाषा उससे नीचे का होगा। यानी अगर मैं एक कविता लिखूं एआई के माध्यम से, मुझे अगर इनपुट देने आते हैं, तो 90% जनता के लिए वो अच्छी कविता होगी, हो सकता है 95% के लिए भी अच्छी कविता हो। जो 5% जो बहुत पढ़ते हैं, जिन्होंने कविता को पढ़ रखा है, उस तरह की कविताओं को पढ़ रखा है, उन्हें उसमें भाषा की प्रवाह में, भावों के प्रवाह में गलतियां दिखेंगी। वही सिनेमा के बारे में भी है, वही पेंटिंग्स के बारे में भी है। जो एक हमारी बड़ी पॉपुलेशन है उसको समस्या नहीं होगी, वो बुक कर पाएगी आराम से। और वही सबसे बड़ा कमर्शियल फैक्टर आता है, वही सामान खरीदने वाला मामला, वही स्पेंड करने वाला मामला जो है,
उसी पर बाकी बात खत्म हो जाती है बाजार पर। तो मैं इस पर मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, इसलिए मैं आखिर में निचोड़ के यहीं पे रखता हूँ कि दो चीज़ें, शुरू होता है एक्सप्लॉयटेशन से और ख़त्म होता है मीडियोक्रिटी पर। मीडियोक्रिटी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो आउटपुट निकाल रहा है वो मीडियोकर इन जनरल है, बट वो मीडियन इन जनरल है कि वो उसने अगर बहुत कमाल कविता से लेकर बहुत ख़राब कविता भी ट्रेनिंग ली है तो वो एक मीडियन बीच में आएगा, तो बहुत से लोगों के लिए काफ़ी है, इस कारण से जॉब जाएंगी। लेकिन बहुत एलीट्स, अगर हम कहें लैंग्वेज एलीट्स के लिए, उनके लिए वो काफ़ी नहीं हो, जिसके हम कहते हैं कि सिनेमा या कविता का पीस ऑफ केक छोटा हो जाएगा। अच्छा, ये क्या ट्रांजिशन होता है जब आप कविताएं लिख रहे होते हैं खुद के लिए या स्टेज के लिए? आपने शायद वो जिक्र भी किया कि एक बड़ा जो ऑडियंस है जिसको जो चाहिए वैसा परोसना पड़ता है, तो जब कोई भी कविता किसी गाने में परिवर्तित होती है तो वो ट्रांजिशन होता है, वहाँ लिटरेचर कॉम्प्रोमाइज्ड होता है कि जिस तरीके से कविताएं लिखी जाती हैं उसी तरीके से गाने लिखे जाते हैं क्या? गीत जो सिनेमा के लिए है, सिनेमा, आप देखिए सिनेमा के लिए गीत लिखने की वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो एक डायलॉग राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके किरदार तय हैं, आपकी दुनिया तय है, आपकी कहानी तय है, आपको क्या कहना है अमूमन वो तय है। अब आप क्या कहना है, किस दुनिया में कहना है, किस किरदार के मुंह से कहना है, वो कितनी बेहतर तरीके से कर पाते हैं, तो विचार आपका नहीं हो सकता। उस विचार को आप कैसे व्यक्त करते हैं, और पहले तो आप उस पर सहमत हैं या नहीं, उसको व्यक्त करने में वो पहली बात वो आ जाती है। तो उस अंदर सबसे बड़ा यही है कि कविता, चाहे किसी भी तरह की कविता हो या गीत हो, जो अगर किसी और की कहानी का भीतर का नहीं तो आपका निजी एक्सप्रेशन है वो, लेकिन अगर वो सिनेमा में है तो फिर वो जिम्मेदारी आपकी बहुत सारी है। उसमें आपके निजी विचार कहीं बीच बीच में दिख सकते हैं, लेकिन अमूमन वो किसी और का विचार जो तय हो चुका है पहले से। कि अगर कोई शहरी व्यक्ति है और वो किसी ऐसी मुश्किल से गुजर रहा है, प्रेम भी एक रसायन के रूप में मौजूद है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसकी भाषा क्या है। मैं उसको अपनी भाषा नहीं दे सकता। कम से कम एक गीतकार जो मैं हूँ, जिस तरह के गीत लिखना मुझे पसंद है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो किरदार के साथ जाएं, उस दुनिया के साथ जाएं, वो उस सिचुएशन के साथ जाए जहाँ पर वो आता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तुम कौन हो गए जी, तो बात होती है इस पे। हाँ, इस पे इस तरीके का क्या, एक तो दो तीन चीजें हैं कि जैसे मैं अन्ना आंदोलन हुआ था जी, जब मैं अपना मेरी पढ़ाई बीच में थी, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय पे, बहुत आगे से हिस्सा थे उस आंदोलन का। एक तो जो ये 10 साल किया, फिर 12-13-14 साल का गैप आया, इसमें उस तरीके का आप चूंकि हिस्सा रहते हैं, आप सामाजिक मुद्दे उठाते हैं, इसलिए थोड़ा पूछना जरूरी समझता हूँ जी, कि कितनी आसानी से या कितनी आज़ादी से उस तरीके के आंदोलन जो जरूरी है समय समय पर देश के लिए, आज के टाइम में देख रहे हैं आप कुछ पिछले एक दशक से ज़्यादा से। और इस तरीके के जो साहित्य है जो हमेशा आंदोलनों का रूप लेता है, जरूरी है आंदोलन की आवाज़ होना या सामाजिक मुद्दों की आवाज़ होना। मैंने शुरुआत में पूछा था आपसे कि क्या लिखना आसान है आज के दिन में? क्या इस तरीके का साहित्य और गढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लोगों तक पहुँच रहा है, या कॉम्प्रोमाइज है? देखिए वही एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना मुश्किल है कि बहुत कुछ एक साथ हो रहा होता है। ज़रूर जब ऐसे में खासकर मैं इसी कविता के बारे में जब शुरू किया, तुम कौन हो वैसे, ये कविता शुरू हुई थी बहुत निजी कविता की तरह। ये कविता मैंने पहली बार जब लिखी थी शायद 2016-17 का समय होगा। उस समय ये बहुत बातें चल रही थी कि जब क्वेश्चनिंग चल रही थी कि कैसे तय होगा कि आप अपने देश से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। और बहुत से लोगों ने उसका तरीका, कुछ नारे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसको बोल के या फिर जहाँ पर खड़े होकर आप ये साबित कर सकते हैं कि आप अपने देश से प्रेम करते हैं। और मेरे जीवन में भी ये सवाल देश को लेकर भी, प्रेम को इन जनरल लेकर भी आया कि ये कैसे तय होता है कि प्रेम क्या है। क्या वो किसी चौराहे पे खड़े हुए चिल्लाने से तय होता है या किसी एक नारे को लगाने से होता है? जैसे कहते थे वो, हम जब 11th-12th में थे कि आप आर्चीज के कार्ड लेके किसी को दें तो आप प्रेम करते हैं, किसी को आप गुलाब दें तो प्रेम करते हैं। ये अच्छे रूपक हैं, लेकिन असल में आपका प्रेम ये सिंबॉलिकली दिख सकता है, बढ़कर कोई ना करे, लेकिन उसके जीवन में, उसके विचारों में, उसकी छोटी छोटी चीज़ों में किस तरह से वो
किसी व्यक्ति को चाहता है, दिखता है कि उसको किस तरह से, अगर वो ये ध्यान रखता है कि उसे चोट ना पहुंचे, कुछ ऐसा काम ना करे जिससे उसको हर्ट हो, या फिर उसके अच्छाई के लिए क्या अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, उस बातों का ध्यान रखे, वो भी प्रेम ही है। इसे जब मैं बड़ा हुआ, एक समय बाद मैंने अपनी मम्मी के पैर छूने बंद कर दिए। मैं गले लगता था, मेरे रिश्तेदार बोलते थे, अरे तुमको माँ का सम्मान नहीं करते, तुम तो इज्जत नहीं करते अपनी मम्मी की। मुझे लगता था कि यार मेरी मम्मी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम कौन। उसी विचार से ये आया कि मुझे अपने देश से प्रेम है, और बहुत इसलिए प्रेम है क्योंकि और उसके लिए कोई चारा ही नहीं है। मैं किसी दूसरे देश में नहीं रहा हूँ, मैं इसी देश में रहा हूँ जिसकी अच्छी बुरी सारी बातें, मेरी मम्मी से झगड़ा भी होता है मेरा, ठीक है, बहुत सी बातों से असहमति भी होती है, वैसे ही मेरे देश से है। मैं यहीं रहा हूँ, मुझे यहीं का खाना पसंद है, यहीं की आबो हवा मैं जानता हूँ, यहीं के लोगों के बीच में पला बड़ा हूँ। जो मेरी कविता है, मेरी भाषा है, जो मेरा रहन सहन है, जो मेरा बात करने का तरीका है, वो इतने सारे लोगों से आया है, मैं जाके ट्रेस भी नहीं कर सकता, लेकिन सब कुछ इसी देश से आया है, उसी मोहल्ले से आया है, उसी शहर से आया है। तो प्रेम न करने का कोई मेरे पास कारण नहीं है। लेकिन प्रेम की जो आपकी परिभाषा है और प्रेम की जो मेरी परिभाषा है वो बहुत अलग होगी, और आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। और दूसरा जो आपने कहा कि बहुत, हाँ बिल्कुल, जब एक मूवमेंट खड़ा होगा और बहुत सारे लोग उसके नीचे आएंगे, एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी होगी, तो बहुत संभव है कि ऐसे लोग भी मंच पर आए जो मंच पे आना चाहते हैं, जो उनको लगता है उस मंच से उनको कुछ किसी का फायदा पहुंच सकता है। किसी भी तरह का मंच हो, हमेशा हो सकता है और हमेशा होता है। तो ये काम उन लोगों का है जो उस मंच पे हैं, उस मंच के नीचे हैं, जो सवाल करते रहें, मेरे जैसे व्यक्ति से भी सवाल करें, किसी और से भी सवाल करें, बार बार लगातार, तभी समझ में आएगा उनको कि क्या सही क्या गलत है। कि कलाकार को भी वैसे ही देखें किसी राजनीतिक को देखते हैं, राजनीतिक को वैसे देखें किसी कलाकार को देखते हैं, वो सवाल करते रहें। आपने जिस तरीके से प्रेम को परिभाषित किया, मैं आपसे मतलब पूछना चाहता था एक्चुअली कि आप क्रांति भी लिखते हैं और प्रेम को भी इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं, तो अभी कुछ ऐसा जो रह गया हो आप लिखना चाहते हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ लिखना चाहते हैं, समाज में जो चीजें दिख रही हैं उसकी वजह से आप क्या कुछ ऐसा है जो नहीं लिख पाए अभी तक, वो चाहे फिल्मों के लिए हो, चाहे खुद की कविताओं के लिए हो, चाहे फिल्मों के गानों के लिए हो, या फिल्मों की कहानियों के लिए, कुछ रह गया जो लिखना चाहते हैं? देखिए, मैं खुद की कविताओं के बारे में कहूँ तो मैं उस सारे भावनाओं पर लिखा है मैंने, जो मुझे महसूस हुई, जिसके बारे में मुझे समझने की कोशिश करना चाहता था कि क्या है जो मेरे भीतर चल रहा है, या जो क्या है जो मैं देख रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, उन सब पे कविताएं मैंने लिखी है, क्योंकि वो मेरा निजी अनुभव भी है और उसमें मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन सिनेमा जहाँ आता है, या फिर जहाँ पे कमर्शियल चीजें शुरू होती हैं, वहां पे किसी और की इजाजत की जरूरत होती है आपको। तो बहुत से ऐसे भावनाएं जिन पे मैं लिखना चाहता हूँ सिनेमा, मुझे लगता है कि जरूरी है लिखा जाना। इवन मैं प्रेम की बात करूं कि प्रेम एक विषय में कहूँ, अगर एक विषय है तो विज्ञान भी एक विषय है। या विज्ञान एक 4-5 पन्ने या 20 पन्ने या 30 पन्ने 40 पन्ने की किताब में समा सकता है? नहीं समा सकता। वो एक लाइब्रेरी में भी नहीं समा सकता। वैसे ही प्रेम है, प्रेम की एक कोई परिभाषा संभव नहीं है। जैसे दो रसायन जब मिलते हैं, कितनी मात्रा में मिलते हैं उससे भी तय होता है कि एंड प्रोडक्ट क्या होगा। कितने रसायन मिल रहे हैं, एक व्यक्ति अरबों रसायनों का मिश्रण होता है अलग अलग तरह के। जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं और उनके बीच में जो होता है उसे अगर आप एक नाम देना चाहते हैं प्रेम का, तो प्रेम क्या होगा, बिल्कुल नई तरह की चीज होगी। लेकिन अमूमन होता है कि हमें बताया जाता है आप इस ढांचे में फिट होते हैं तो यहाँ से प्रेम शुरू होता है, उस ढांचे के बाहर खड़े होते हैं तो यहाँ से वो कुछ और शुरू होता है। और मुझे लगता है ये बहुत ही सतही परिभाषा है। इसलिए प्रेम को लेकर भी मेरी बहुत सारी रचनाएं जो मैंने खुद के लिए लिखी है, मैं चाहता हूं कि वो एक्सप्लोर हो, लोगों समझ में आए कि प्रेम सिर्फ दुख सुख, वो जो रोमांचक अनुभव है वो भी नहीं है। प्रेम रहते हुए भी बहुत डार्क हो सकता है, प्रेम रहते हुए बहुत पीड़ादायक हो सकता है, प्रेम रहते हुए भी बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है और बहुत बचपने का भी हो सकता है। लेकिन हमारी समस्या सोसाइटी के तौर पे यही है कि हम चीजों को बहुत जल्दी ढांचे में डाल के, एक टैग डाल के साइड में करना चाहते हैं कि आसान है, सहज है। जो मैं कहता हूं गूढ़ता और जो चीजों को आसान कर देना, सरल नहीं आसान कर देने का जो मामला है वो प्रेम में भी है।
वो हर चीज में। तो मैं क्रांति, देखिए क्रांति यही है ना, जब आप किसी ढांचे को तोड़ते हैं और उससे बाहर आते हैं, क्रांति है। आप एक उस विचार के विरुद्ध जाते हैं जो तय किया जा चुका है। प्रेम जो एक समय पे क्रांतिकारी विचार रहा होगा, अब मुझे लगता है वो बहुत ही दकियानूसी सोच हो गई है। वो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन बन चुका है, एक संस्था बन चुका है जो तय करती है कि प्रेम यहाँ से शुरू होता है, प्रेम यहाँ पे खत्म होता है, जैसे शादियां होती हैं। ये फैक्ट है कि आपने विज्ञान की बात की कि एक एटम को डिफाइन करने के लिए हजारों किताबें, लाखों किताबें लिख दी गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैसे क्या करना है उसके लिए हजारों किताबें। तो जब वो एक किताब में समाहित नहीं हो सकती तो कविता कैसे छोटी से छोटी किताब में आ सकती है। मुंबई कठिन है। हाँ, बहुत कठिन है, लेकिन ईमानदार रूप से कठिन है। जब मैं बार बार कहता हूँ कि मुंबई की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मुंबई बहुत दूर से कहती है कि वो बहुत कठिन है, क्योंकि झांसा नहीं देती आपको कि पहले आप आ जाए फिर बताए कि वो कठिन है। हम कम से कम जब से हमने पहली बार नाम सुना तो यही पता कि अरे बहुत बड़ा शहर है, बहुत मुश्किल शहर है, मुंबई में इतनी तकलीफ है, मुंबई ये तकलीफ है। तो मुंबई बहुत दूर से कहती है कि फिर मैं बहुत बहुत ज्यादा तकलीफें आएंगी, आ सकते हो तो आओ, बाद में मत कहना कि अरे यार इतना मुश्किल क्यों है। तो वो ईमानदारी मुझे अच्छी लगती है इस शहर की, और इस शहर के लोगों की भी ईमानदारी। मतलब उसको आप रूडनेस समझें, लेकिन मुंबई एक वर्क स्पेस है। यहाँ हर व्यक्ति हर समय खाली भी बैठा है तो काम कर रहा है। जब वो ट्रेन में बैठा है तब भी काम की तरफ जा रहा है, एक काम से काम की तरफ लौट रहा है। और इसलिए ये भी कारण है लोगों के पास झगड़ने का समय भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ लोगों के पास, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ हर मिनट जो है वो उनको कुछ कॉस्ट कर रहा है। तो उस लिहाज से बड़ा ब्रूटल शहर है, लेकिन ईमानदार ब्रूटल है। मुझे लगता है मैं सोच भी रहा था कि जब यहाँ पे जरूरी नहीं कि फिल्मों के लिए हो, दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, बिजनेस बहुत कुछ है, बाहर से आकर लोगों ने अच्छा मुकाम हासिल किया है यहाँ पे, अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सेटअप है बाहर से। कविशाला में हम बात कर रहे हैं, कुछ कविताएं आपसे जरूर सुनना चाहेंगे अगर संभव हो। एक कविता है जो वही प्रेम का एक जो स्पेक्ट्रम है उसकी बात करती है, जो डार्क स्पेक्ट्रम है। कविता का नाम है आओ साथी झूठ कहें हम। तो ये मेरा मानना है कि किसी भी प्रेम में ये संभव नहीं है, किसी भी रिश्ते में संभव नहीं है कि दो लोग दूसरे से झूठ ना कहें, कुछ छिपाए नहीं। मतलब इतना पारदर्शी होना तो व्यक्ति के लिए, अपने आप के लिए भी संभव नहीं होता है। वो अपने आप से भी झूठ कहता है, अपने आप के मन को बहलाने के लिए, इस बात को बार बार अपने से कहने के लिए सब सही है, सब सही है, सब सही है। क्या सब सही होता है? नहीं होता है। तो ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आप कुछ छिपाए नहीं सामने वाले से, कुछ दबाए नहीं अपने भीतर। तो आप खुद से भी छिपा रहे हैं, लेकिन वो सामने वाले से भी छिपा रहे हैं। तो वो जो झूठ है एक रिश्ते के बीच का, उसकी ईमानदारी को खोजने की संभावना है। पर ये कविता है, इसका नाम है आओ साथी झूठ कहें। आओ साथी झूठ कहें हम, अपना अपना झूठ कहें हम। आंखों ने जो कभी न देखा सारा सपना झूठ कहें हम। मीठी मीठी बात परोसें, मीठी मीठी बात परोसें, कड़वी बातें चबा जाए हम। होठों की मुस्कान के पीछे दांत का किसना दबा जाए हम। मन की चोट छिपाए मन में, ऊपर से मजबूत दिखे हम। उलझाने की आदत डालें, सीधी पीड़ा नहीं लिखे हम। एक दूजे को धोखा देकर उस धोखे को प्यार कहें हम। पीठ में गहरा घोंप के खंजर, खंजर को उपहार कहें हम। दिल में बस जाएं यानी कि उस पर रेंगें बनकर इल्ली। एक बिस्तर पे सोएं जैसे लाश के साथ में बर्फ की सिल्ली। एक दूजे की आह बने पर किसी और की चाह भी रखें। मंजिल के वादे तो कर लें, जेब में दूजी राह भी रखें। गर्दन सहलाते सहलाते एक फंदे का नाप भी ले लें। दो बोसों के बीच में छिपकर किसी और का स्वाद भी ले लें। संग उसी के होगा अब तो जीना मरना झूठ कहें हम। सच से काम चले तो अच्छा, सीधे वरना झूठ कहें हम। आओ साथी झूठ कहें हम, अपना अपना झूठ कहें हम। आंखों ने जो कभी न देखा सारा सपना झूठ कहें हम।
हमने चेहरा चुना था आखिर, हम्म, हमने चेहरा चुना था आखिर, वो तो बासी होना ही था। मन से मन को टकराना था, रूप तो जादू टोना ही था। चोट लगे जो नरम से दिल पे, अंदर अंदर चीखते रहना। तोड़ के एक दूजे का संबल, खुद खुश रहना सीखते रहना। अगर रूबरू पीड़ा सहते एकदम से आगे भर आए, ऊपर उठ के माथा चूमे, यूं आंखों की टीस छिपाएं। मरी आत्मा के चिथड़ों को रफू मार के खुशी से रहिए, बिना जताए नोचते रहना, अपने नाखूनों से कहिए। मानो जैसे खेल हो कोई, जिसमें दर्द का पासा होगा, जहर बुझे दांतों के ऊपर एक गुलाबी झांसा होगा। गम देते अगर पकड़े जाओ, कह देना हम टूट गए हैं। फेंक के पत्थर बता रहे हैं कि हम पीछे छूट गए हैं। जितना हमने खुद से बोला, उससे उतना झूठ कहें हम। वक्त भी हमको सिखला देगा, कितना कितना झूठ कहें हम। आओ साथी झूठ कहें हम, अपना अपना झूठ कहें हम। आंखों ने जो कभी ना देखा, सारा सपना झूठ कहें हम। बहुत शानदार। मैं सोच रहा था एक दिन कि जैसे मुझे फिर से भी रिसेप्शन जी की याद आती है, याद उनसे बात चूंकि कुछ दिन पहले कर रहे थे हम, लखनऊ में। तो उन्होंने बताया कि मतलब विज्ञान जैसे होता है गणित में और कविता में फर्क यही होता है, गणित में 2+2 4 ही हो सकता है, कविताओं में 2+2 कवि क्या बोलना चाहता है वो डिफाइन करेगा कि वो कभी 22 बोलना चाहता है, वो 4 बोलना चाहता है। ये अगर मैं इस पे भी अगर गहराई में जाऊं, गणित में आम भाषा में जिसको हम गणित हम जब आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वहां 2+2 4 हो सकता है। लेकिन गणित की कई ऐसी शाखाएं हैं जहां पे 2 का मतलब समझने में आपको जीवन गुजर सकता है, जहां पर इस बात पे बहस है कि 2 मतलब क्या, 1 मतलब क्या। संख्याएं सुविधा है या सच है, तो वहां भी बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है इस बात को बहस करने का। मैं आपके साथ में एक अलग बातचीत सेट करूंगा जिसमें विज्ञान और कविताओं पे भी ही बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल मैं भी थोड़ा रिसर्च करके रखूंगा। बिल्कुल। अच्छा, आपके बारे में जो पढ़ते हैं तो पीयूष मिश्रा का नाम आता है जी, ना? क्या रोल है, किस तरीके से? मैं जब थिएटर कर रहा था इंदौर में, तो उस वक्त मैं वही समय भी था जब मैं बहुत सारी उलझनों से गुजर रहा था कि मैं क्या कैसा लिखना चाहता हूँ, किस तरह की दिशा में जाना चाहता हूँ। तो उस वक्त जब मैं एक थिएटर ग्रुप में था, वहाँ पे एक और ग्रुप मेंबर था, उसने मुझे एक गीत सुनाया जो किसी नाटक का गीत था। जब मैंने सुना तो मुझे एकदम से बहुत जोर से हिट करा, उसकी भाषा ने भी, उसके बिंबों ने भी। तो मुझे लगा कि किसने लिखा है। तो उसने बताया कि दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप है एक्ट वन करके, वहाँ पर एक एक्टर भी हैं, कंपोजर भी हैं, राइटर भी हैं, पीयूष मिश्रा, उन्होंने लिखा। तब तक नहीं जानते थे हम पीयूष मिश्रा को उस तरह से जिस तरह से आज जानते हैं सिनेमा में आने के बाद। तो मैं किसी तरह ढूंढ ढूंढ के मुझे उनकी मेरे मंच की सरगम की जो किताब है जो मिली थी उस वक्त, एक्ट वन पब्लिकेशन से निकली थी उस वक्त वो। तो वो जब मैंने वो गीत पढ़े, मुझे लगा कि हाँ, ये वो नाटक के गीत हैं, जो गीत इनको मानता हूँ मैं, जिस तरह के गीतों में विश्वास रखता हूँ, जिसमें वो भाषा है, वो राजनीति है, वो समझ है, वो लय है, वो रिदम है, जिससे मैं बहुत करीबी महसूस करता हूँ। तो वो पहली मेरा परिचय था। उसके बाद मैं थिएटर कर रहा था, किसी तरह रेडियो में पहुंचा, रेडियो में काम कर रहा था। और उस वक्त जब मैंने तय कर लिया था कि मैं अब मुंबई जाऊंगा और फिल्मों में मुझे गीत लिखना है, क्योंकि मुझे लगा कि ये अच्छा जरिया है बहुत लोगों तक पहुंचने का। तो उस समय मुझे लगा कि मुझे किसी व्यक्ति से राय लेनी है, तो मुझे लगा एक ही व्यक्ति जिसे पूछ सकता हूँ कि हाँ या ना। तब तक मैं कभी बात नहीं हुई थी मेरी, लेकिन क्योंकि रेडियो में था तो सारे आपके पास कॉन्टेक्ट मौजूद होते हैं। तो मैंने उनसे संपर्क किया, उनको भी लगा किसने कॉल किया, क्यों एकदम से कॉल आपके पास आ जाए तो आप क्या सोचेंगे। फिर उन्होंने 3-4 बार बात करी उनसे और मैंने बताया कि मैं आना चाहता हूँ। और तो उन्हें लगा देखो यार, एक जो मैंने बात की जिससे मुझे बहुत क्लैरिटी मिली कि मुझे नहीं पता कि तुम में टैलेंट है या नहीं, तुमसे मिला नहीं है, तुम्हारा कुछ काम पड़ा नहीं है, लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुम में टैलेंट है, सच में है, तो आ जाओ। और अगर तुम में टैलेंट होगा तो मुंबई ऐसा शहर है, तुमको 365 दिन काम ना मिले, 366 दिन काम जरूर मिल जाएगा। तो उसी होप पर मैं मुंबई आया। फिर उसके बाद कुछ महीनों बाद किसी तरह मेरा उनसे मिलना भी हुआ, और वहां से इस व्यक्ति को पसंद करते हैं, बहुत मुश्किल होती है उससे बात करना, तो मैं बात नहीं कर पाता था उनसे। अभी भी
अमूमन देखा जाए तो वैसे ही है। तो क्या वहाँ से मेरा जो है रिश्ता शुरू होता है हमसे। ये फैक्ट है कि जो आपको जिससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हमेशा एक डर रहता है क्योंकि हमेशा एक सीख रहे होते हैं, टीचर, एक अध्यापक नहीं, वो आप एक जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले मैं SW का सब SW अवार्ड्स होते हैं, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन, वहाँ पे मैं श्री राम राघवन जिसे मिला था। तो हम आम कुर्सी पे आसपास से बैठे हुए थे, लेकिन मुझे और लग रहा था कि मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं उनसे आम बात नहीं कर सकता, मुझे बस एक ऑम में रहना है कुछ वक्त, शायद 10-12 मुलाकात के बाद वो चला जाए, लेकिन वो मुश्किल होता है। वो आपको लगता है कि आप क्या ही बात करेंगे, आपको लगता नहीं कि आप इतने इक्विप्ड हैं कि उनसे बात कर सके। तो वो एक इफेक्ट होता है, जब प्रेम में भी होता है कि आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं तो आपके पास शब्द नहीं रह जाते हुए बात करने के। अच्छा, एक संवाद और चलता रहता है जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, टीवी सीरियल से जो टीवी में कंटेंट बनता है। आपके बहुत सारे सर्कल जो लोग टीवी से जुड़े हुए हैं, और OTT फिल्में अगर अलग कर दे तो जो टीवी वाला कंटेंट है, ये दोनों ने एक दूसरे को सुना है, कहीं कोई कहता है कि लॉस पहुंचाया है कंटेंट जिस तरीके से OTT ने फिल्मों को लेजी बना दिया, जो टीवी में जो चीजें पहुंचनी चाहिए तो OTT के बीच में फंसने लगी है। ऐसा कुछ है? बहुत कॉम्प्लेक्स है ये सब्जेक्ट अपने आप में, क्योंकि उसकी अपनी लंबी हिस्ट्री रही है। आप देखिए जहाँ सिनेमा जहाँ से आता है, सिनेमा जब आया तब नाटक एक ही जरिया था लोगों तक कहानी मंच के दृष्टि से पहुंचाने का। सिनेमा आया तो एक जो बड़ा पीस ऑफ केक था उसका हिस्सा कटा, बड़ा हिस्सा की सिनेमा के पास आया, बहुत लंबे वक्त तक सिनेमा के पास ही रहा। फिर आप देखेंगे 80 के दशक में वीडियो टिप्स का एक दौर आया था, जिसमें सिनेमा बहुत बड़े टिप से गुजर रहा था कि वीडियो टिप्स के जरिए फिल्में आसानी से लोगों तक पहुंच रही थी। फिर टेलीविजन बड़े तौर पे आया, से DD1 नहीं, जब केबल टीवी आया तब एक बड़ा हिस्सा चंक केक और कटा जो टीवी के पास गया। लेकिन तब की प्रोग्रामिंग अच्छी थी, नया मीडियम था, इनफ बजट था उनके पास में, कम चैनल थे तो कम हिस्से, सबको अच्छा हिस्सा मिल रहा था विज्ञापनों के जरिए। फिर 2000 का समय आया, टीवी अपने सबसे चरम पर था। वहां से फिर बाजार ने और दर्शकों ने तय किया कि क्या बनेगा यहाँ से, और वहां से अगर मैं देखूं वहां से टीवी के कंटेंट का फॉल शुरू होता है। लेकिन वहां से हम देखें बहुत सी चीज़ों का फॉल शुरू होता है, हमारे समाज का भी फॉल शुरू होता है, हमारी राजनीति का भी फॉल शुरू होता है। तो वो आपस में एक दूसरे से एक वार्तालाप होता है इन सब चीज़ों का। तो टीवी में वो हुआ, बाजार ने जो तय किया, समाज ने जो तय किया, वही टीवी में बनना शुरू हुआ। जो टीवी में बनना शुरू हुआ वही समाज को पसंद आया। सास बहू के सीरियल हम इसको बोलते हैं। फिर ये बात चलती रही कि सिनेमा के पास फिर भी एक अच्छा हिस्सा था, क्योंकि जो एक स्टार पावर थी, अट्रैक्शन था, वो सिनेमा में था। OTT आने के बाद ये हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री को एक जरिया मिला, एक नई इनकम जनरेशन का। तो बहुत सारा टैलेंट वहाँ अट्रैक्ट हुआ, उनके पास अच्छा खासा पैसा था, वो फॉरेन स्टूडियो थे, उनके अच्छे बजट थे, तो बहुत सारा टैलेंट शिफ्ट हुआ OTT पे। एक बड़ा वादा था। आप देखेंगे उस दौरान ही बहुत सारे लोग मुंबई शिफ्ट हुए, बिकॉज बहुत सारा काम खुला, एकदम से लोगों को काम मिलना शुरू हुआ बहुत सारा। लेकिन फिर पैंडेमिक के बाद इस तरह से वो अर्थव्यवस्था बदली, उसका अर्थशास्त्र बदला, चीज़ें वापस डामाडोल हुई। सिनेमा भी अपने इकोनॉमिक डाउनफॉल पर था, OTT भी अपने इकोनॉमिक डाउनफॉल पे, टीवी भी अपने इकोनॉमिक डाउनफॉल पर है, बिकॉज बाजार में पैसा कम है। हमेशा हमको लगता है कि कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो सिनेमा में आए हैं कलाकारों के द्वारा, वो हमेशा आते रहते हैं, लेकिन आखिर में चूंकि ये सारी चीज़ें बाजार पर निर्भर हैं, कम से कम इस देश में अगर सरकारें सपोर्ट करती हैं, NFDC था, बहुत सारी संस्थाएं थी, फिल्म संस्थाएं बंद हो चुकी हैं। एक संस्था में एक चिल्ड्रन फिल्म का एक पूरा बजट होता था, वो गायब हो चुका है। तब वो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है खास तरह की कला को या फिर कहानियों को, फिर बाजार तय करता है वहां से। इवन जब अच्छा सिनेमा आया उसमें बहुत बड़ा कारण था बाजार का। आप देखेंगे 2008-2007 के दौरान में जो नए सिनेमा का उदय हुआ था, आप देखेंगे वो बहुत कारण था उसमें बाजार को उसमें फायदा देखा, क्योंकि ऑडियंस ने वैसा सिनेमा चाहा था। आप देखेंगे 2007-8 के आसपास ही मेरे ख्याल से एक फिल्म आई थी भेजा फ्राई। मेरे ख्याल से 80 लाख के बजट में बनी थी, 8 करोड़ का बिजनेस किया उसने, तो बाजार को दिखा कि इसमें 10 फोल्ड प्रॉफिट है, तो वैसी फिल्मों में पैसा लगना शुरू हुआ। आप देखेंगे उस दौरान फिर एक फिल्म आई थी कहानी,
8 करोड़ की फिल्म, 80 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस, फिर प्रॉफिट। तो आप देखेंगे उसके बाद से वुमेन सेंट्रिक फिल्में, थ्रिलर फिल्मों का एक दौर शुरू हुआ। उसी दौरान एक फिल्म आई थी विकी डोनर 2010-11 के आसपास, अगेन ऑलमोस्ट 10 फुल प्रॉफिट, यूनिक सब्जेक्ट। अब देखिए उसके बाद देखें कॉमेडीज का वन लाइनर कॉमेडी शुरू हुई, एक आयुष्मान खुराना जॉनर ऑफ सिनेमा शुरू हुआ। तो ये सब बाजारों को दिखा, इसमें बाजार, इसमें प्रॉफिट दिखा, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया। एक समय बाद वो सिनेमा जब प्रॉफिट नहीं दिखा, एक नए तरह के सिनेमा में प्रॉफिट दिखा, एक नई तरह की आइडियोलॉजी में प्रॉफिट मिला दिखा, तो बाजार ने वहां इन्वेस्ट किया और वहां उस तरफ बाजार जाना शुरू हुआ। तो अमूमन इसमें बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, कलाकार का होता है कि वो दुनिया दिखाता है, एक संभावना दिखाता है, और बहुत बड़ा हिस्सा दर्शकों को होता है कि वो संभावना दिखाते हैं कि हम ऐसी चीजें एक्सेप्ट करते हैं, और वहां से फिर ये जो त्रिकोणीय श्रृंखला है वो तय करती है कि क्या सब्जेक्ट आएगा, कहाँ वर्क करेगा, कैसा चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने बाजार का जिक्र किया, ये जो नंबर्स होते हैं 3 डिजिट 4 डिजिट सीआर, तो धुरंधर देखिए आपने? मैंने पार्ट 1 देखा है। तो ये नंबर्स होते हैं, क्या इनकी बेसिस पे आज के दिन में सक्सेस और फेलियर डिफाइन होने लगा है? हर जगह होने लगा है ना। आप ऐसे नेता को वोट देना चाहते हैं जो आप जानते हैं कि जीतने वाला है। आप आपके हो सकता है क्षेत्र में 15 कैंडिडेट खड़े हैं, आप 2 या 3 के नाम ही जानते हैं कि वो सक्सेसफुल हैं ऑलरेडी। आप नहीं रिसर्च करते हैं कि ये जो 14वां व्यक्ति खड़ा है ये कौन है, कितना शिक्षित है, कितना सिर्फ शिक्षा से भी नहीं, कितना जागरूक है, कैसा व्यक्ति है। आप चुनना चाहते हैं कि मेरा व्यक्ति जीते, आप दो टीमों के बीच में चुन लेते हैं, और वहीं से झगड़ा शुरू होता है कि नहीं, ये 2 टीमों से मेरी टीम है, अब मैं इस पे अपनी आइडेंटिटी भी तय करूंगा, सब कुछ तय करूंगा। तो हर व्यक्ति उस उत्सव का पार्ट बनना चाहता है जो चल रहा है। अगर वो फिल्म बहुत हिट हो रही है तो अब आपको भी आना है, बिकॉज अब वो पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। आपने मुझसे पूछा कि तुरंत देखी, एक आप पार्टी में बैठे हुए हैं, किसी और व्यक्ति पूछा रहा तुमने देखी, मैं नहीं देखी, तो मैं उस चर्चा का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा जो चर्चा वहां चल रही है। या आप किसी टीवी शो का नाम बोल सकते हैं कि क्या तुमने फ्रेंड्स देखा है, तो जो कूल ग्रुप होगा मैं उसका पार्ट नहीं बन पाऊंगा, तो मुझे जाके देखना पड़ेगा। तो बहुत चीजें समाज भी फोर्स करता है आपको कि आप क्या देखें क्या नहीं देखें, ताकि आप उस सामूहिक ग्रुप का हिस्सा बन पाए। आपकी राजनीति भी वही तय करता है। कई दफा मेरी कुछ विचारधारा है, बहुत अलग विचारधारा है, ना इधर मिलती ना उधर मिलती, ना यहाँ मिलती है, लेकिन मैं वही रखूंगा, वही बोलता रहूंगा, तो लोग मुझे कभी अपनी सभाओं में नहीं बुलाएंगे, अपनी पार्टियों में नहीं बुलाएंगे, मुझसे उतना वाबस्तगी नहीं रखेंगे इतनी रख सकते थे। तो ये बहुत चीजें तय करती हैं, ये सारी बात की जो नंबर्स हैं, ये नंबर तय करते हैं कि आप सक्सेसफुल ग्रुप का हिस्सा हैं, या आप बोलेंगे नहीं मुझे तो वैसी फिल्म पसंद है जो नहीं चली, तो बोलेंगे ये तो वैसा आदमी है जिसको कुछ अलग ही नीच पसंद है, इससे कौन बात करे, ये तो बहुत अलग हटके आदमी है। अगर आप बोलेंगे मुझे ऐसा साहित्य नहीं पसंद है जो बहुत लोकप्रिय है लेकिन मुझे नहीं पसंद है, तो आपको देखेंगे अरे यार ये तो इसको लोकप्रिय चीजों से समस्या है। वो जो टैग वाली आदत है यहाँ भी आती है, वो बहुत इंटर जो उनका पर्सनल रिलेशनशिप है वो सिनेमा भी है, वो लोकप्रियता में भी है, वो नंबर्स में भी है। आपसे बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, इतना बात करने के लिए थोड़ा समय भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक फिल्म आई थी लापता लेडीज जी, फिल्म मुझे लगता है अच्छी, बिल्कुल, कहानी अच्छी थी, हाँ बट बिल्कुल, नंबर्स उस लेवल का नहीं कर पाया। अगर लापता लेडीज शायद 2013, 14, 15 तक रिलीज होती तो उसको एक वाइडर ऑडियंस मिलती, क्योंकि वैसी कहानियां का ऑप्शन उनके पास घर पे मौजूद नहीं था। कम से कम उनको अगर टीवी पे देखना है तो उनको 2-3 महीने 4 महीने वेट करना पड़ता, लेकिन आज वो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद वो आ ही जाएगी आपके ओटीटी पर। तो आप घर से क्यों निकले? फिल्म देखना अपने आप में बहुत खर्चीला मामला है, और वो अगर वो ऐसी नीश फिल्म है जो सब नहीं भी देखने वाले हैं और आ ही जाएगी, तो मुझे वही जो फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बना भी तो भी चलेगा। मतलब जो इतना प्रेशर नहीं है, पेयर प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर कि मैंने, हाँ मगर मुंबई में रह रहा हूँ और मेरा जो ग्रुप है इतना प्रोग्रेसिव इनफ है कि उन्होंने बोला कि तुम लापता लेडीज नहीं देखी तो शायद मैं देख लूँ। 2 तरीके होते हैं, अच्छी फिल्में और बुरी फिल्में, सबके देखने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उसमें भी नंबर का गेम वही वैसे ही चलता है। ये बहुत अच्छी बातचीत हुई, और आखिरी में चूंकि आप इंदौर से मुंबई आए, बहुत जैसे मैं यूपी से आता हूँ, यूपी में भी बहुत पिछड़ा एरिया बुंदेलखंड वाला, हाँ, की कहानियां सुनते रहते होंगे आप। हाँ, तो वहां से आता हूँ, तो वहां पे ना लोग एक दायरे होते हैं सपने देखने के वहाँ कि जैसे मैं था बचपन में सोचता था कि मेरे जो सोसाइटी में या मेरा पूरा
मेरा 1-2 किलोमीटर की रेंज का एरिया था, वहाँ पे कोई इंजीनियर नहीं रहा होगा, तो वहाँ पे किसी का बीटेक करना ही अपने आप एक अचीवमेंट है। बिल्कुल। सपने कम देखते हैं लोग। हाँ। बहुत सारे कारण है कि जैसे आपने शुरुआत में बोला कि कुछ फिक्स इंजीनियरिंग कर ली, मेडिकल के लिए, उसमें तुरंत रिटर्न्स दिखने लगते हैं, एटलीस्ट जॉब मिलेगी, कुछ पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो जो आर्टिस्टिक इवन अभी थोड़ा चेंज आया है विद द टाइम, जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ी है, सोशल मीडिया का इवॉल्व हुआ है, जो ग्रामीण जगह हैं, उन लोगों को, जो लोग वहां से आते हैं, वहां पे सपने देखते हैं, बट सपने किसी भी तरीके से आगे बढ़ने में जो समस्याएं दिखती हैं, इसलिए वो आगे नहीं आते हैं या फिर प्रयास नहीं करते हैं। आपने इंदौर से मुंबई आए, आपने एक अच्छी यात्रा रही आपकी, बहुत लोगों ने आप मतलब मिले होंगे जो आपको गिराने में और उठाने में भी आपको हेल्प करी होगी, तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे आगे बढ़े, कैसे एटलीस्ट शुरुआत करें आगे बढ़ने की? अक्सर वही सपने पैकेज में मिलते हैं, कहीं पे दिख जाता है कि यहाँ पे इसका इतना पैकेज होगा, चाहे कविता हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो इंजीनियरिंग, चाहे डॉक्टरी हो, कुछ भी हो। मेरा मानना है कि आप किसी को भी किसी विषय को छोटा बड़ा कम ज्यादा कर नहीं देखना चाहिए। जरूर नहीं कि कलाकार होना एक बड़ी बात है। मैं मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति गार्डनिंग में जाता है और वो उस विषय की बहुत गहराई में जाता है, तो एक समय आता है जहां से आपको हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट बोलना शुरू करते हैं लोग, जहां पे आपको बॉटनिकल एक्सपर्ट बोलना शुरू करते हैं लोग, जहां आपका समझ उस विषय में इतनी गहरी और विस्तृत होती है कि आपको लोग सुनना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। वही चीज साहित्य में हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति समझे कि वो किस अपनी सपने से बहुत ईमानदार रहे और वो उसके साथ कितना समय बिता सकता है बिना किसी इंसेंटिव के। अगर आपको कविता से प्रेम है, या आपको विज्ञान से प्रेम है, या आपको गणित से प्रेम है, या आपको इवन चार्टर्ड अकाउंटिंग करनी है, बैंक में जाना है, इकोनॉमिक्स में जाना है, क्या एक समय ऐसा है जब आपको उसके बदले कोई पैसा नहीं मिलने वाला, तब भी क्या आपका प्रेम बरकरार रहेगा उसके साथ में, या आपको उससे कोई वाहवाही नहीं मिलने वाली, तब भी अकेले एकांत में आप उस विषय से उतना ही प्रेम करेंगे जब उसके साथ कोई इंसेंटिव या वाहवाही या कोई आपको रिकग्निशन मिलेगा। तो सपना वही देखिए जो ईमानदार हो, जिससे आप सच में, और उसके लिए बहुत बार आपको समझना पड़ेगा, बहुत आसान नहीं है। मेरे लिए जहां मैं हूँ सर्रियल है कि मैं यहाँ कैसे बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कि इस मुंबई में, इस इलाके में, ऐसी बिल्डिंग में कभी बैठा होता। मुझे जीवन में ये सपना नहीं बोल सकते, अपसर्ड सपना भी नहीं आ सकता था कभी। ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके ऑफिस में बैठा हुआ था और मुझसे वो सवाल पूछ रहे थे कि क्या ठीक रहेगा, क्या ठीक नहीं रहेगा। फिर लोग चले गए मीटिंग रूम से, मैं अकेला बैठा हुआ था, ऐसे मैं अपना लंच कर रहा था। सडनली मुझे हिट हुआ, सन 2000 का समय था, मेरे ही इलाके में बहुत बड़ा सिनेमा हॉल था, वहाँ पे फिल्म 2000 की बात थी, फिल्म रिलीज हुई थी, और वो हमारे शहर का बड़ा सिनेमा हॉल था। उसका पार्किंग लॉट इतना बड़ा था इसमें सिनेमा हॉल एक और बन जाए, वो पूरा भरा हुआ था, और उसके बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट की। उस लाइन में मैं अपने भैया के साथ खड़ा हुआ था, और वो इसी डायरेक्टर की फिल्म थी। तो मुझे लगा भाई ये बहुत मैजिकल रियलिज्म, ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो असंभव है, ये मैंने तय नहीं कर सकता था, कभी तय नहीं कर सकता था, कोई तय नहीं कर सकता है। तो वही आप ईमानदार अगर बने रहें तो शायद आप किसी ऐसी जगह पहुंचेंगे आपको भी विश्वास नहीं होगा कि आप यहाँ कैसे पहुंच गए। तो ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मुझे लगता है ईमानदारी से जो कंटिन्यूअस काम है, मेहनत है, वो करते रहिए। तो किसी और से ईमानदार रहने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप से ईमानदार रहना जरूरी है। एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए अपने आप से, लेकिन ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।